हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल है? तो आज अपन लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपन इस चैप्टर को ख़त्म भी करने वाले हैं। इस चैप्टर में ना आज के लिए एक खुशखबरी समझो, दुख खबरी समझो आपके लिए है। वो क्या है कि अब हम लोग इस चैप्टर में चलते चलते जो भी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं एनसीईआरटी के, उसको भी करते हुए चलेंगे, ताकि जो है हमारे कंसेप्ट जो है ना, जो हमारी नींव है वो थोड़ी और मजबूत हो जाए। तो आ जाओ, आज का है अपना लेक्चर नंबर 5, जो कि क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और इस लेक्चर में जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत पादपों से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में पादपों से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? तो जो इंसानों से रिलेटेड पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। मतलब इस बार हम लोग यहाँ पर पादपों में समन्वय को पढ़ने वाले हैं पहले तो, और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर हम लोग हमारे जो पाठगत कुछ एक 3-4 प्रश्न हैं उनको लेने वाले हैं। तो आ जाओ, शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आप देख रहे हो वो यही है, पादपों में समन्वय, जिसको हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और ये मैंने बहुत प्यारा सा यहाँ पर ये ना एक ऐसे मूव होने वाली इमेज, जिसको GIF बोलते हैं, वो डाला है यहाँ पे। तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये कौन सा पौधा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा है ना ये। सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब मैं बचपन में मेरे दोस्त के घर पे था, तो हम जाते थे तो बहुत मजा आता था हमको इस पौधे को तंग करने में। तो जैसे ये सब टच करते हैं थोड़े से भी को भी, तो सारी पत्तियां जो हैं इसकी बंद होने चालू कर देती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये कौन सा पौधा है? तालियां तालियां तालियां। तो ये है हमारा छुई मुई का पौधा, जिसको अंग्रेजी में अंग्रेज लोग बोलते हैं टच मी नॉट, कि मेरे को मत छुओ, है ना। तो ऐसा पौधा है, या शर्मीला पौधा कह लो बोलिए आप इसको, ठीक है। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम तो दूसरा है, मिमोसा प्यूडिका। बाकी उसको छोड़ो, अभी आप यहाँ देखो। तो इस पौधे में हम लोग अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे में ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये गति कैसे हो रही है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको ना अपनी बुक का एक पैराग्राफ समझा देता हूँ, जिसको हमने यहाँ नहीं लिखा है। मतलब नोट्स बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो, बस समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ना, हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, तो हमने ये पढ़ लिया कि मानव मस्तिष्क को ऑर्डर कर देता है। जैसे हाथ को ऑर्डर कर दिया कि ऐसे कर दो जाके, है ना, ऐसा अंगुली दिखाओ सबको। तो अभी दिमाग ने सिग्नल भेज दिया यहाँ से, और उसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा या जैसे सेरेबेलम का काफ़ी ज़्यादा रोल है यहाँ पर। एकदम इस निशाने पे अंगुली करनी है, तो सेरेबेलम बोलेगा एकदम सही निशाना है कि हाँ ठीक है, समन्वय हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से सूचना पहले तो हाथ तक कैसे पहुंची। तो इसके लिए हमें पता है हमारे पास में CNS है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS है। तो उसके माध्यम से क्या हुआ, PNS के माध्यम से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उस सूचना को हाथ तक लेकर के आ गई। लेकिन अब समझने वाली बात है, देखो अगर मैंने हाथ आपकी तरफ यूं किया ना जब, तो कहाँ कहाँ से मूवमेंट हुआ। एक तो कंधा हिला, फिर क्या हुआ, ये जो कोहनी वाली जगह है ये हिली, फिर क्या हुआ, ये जो कलाई वाली जगह है ये हिली, फिर क्या हुआ कि ये जो अंगुली वाली जो जगह है ये हिली। तो यहाँ पे ये फिर कैसे हिली? तो इसके हिलने के पीछे ना पेशियां हैं खूब सारी। पेशियां का क्या मतलब है? मसल्स। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि खूब सारी पेशियां हैं हमारे शरीर में। जैसे ना कार्डियक मसल है, जैसे दिल की जो बनाने वाली जो पेशी है, तो वो क्या करती है, ऐसे सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। तो उससे क्या होता है, जो दिल है वो धक धक करता है, पंप करता है खून को। वैसे ही हमारे शरीर में यहाँ पे क्या है, मसल, जो मसल्स हैं उनमें वॉलंटरी मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, स्मूथ मसल्स, ऐसे अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाएं हिलती हैं छोटे स्तर पर। अगर अपन देखें ना, तो ये जो सारी कोशिकाएं हैं यहाँ पे, मसल सेल्स जो हैं, जो पेशीय कोशिकाएं जो हड्डी से चिपकी हुई हैं, टेंडन से जुड़ करके। अभी ये जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ इन पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस अभी आप ये समझो कि इन हड्डियों के आसपास कोई पेशीय कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना आकार चेंज करती हैं, वो अपनी आकृति को चेंज करती हैं, थोड़ा सिकुड़ती हैं या थोड़ा खिंचती हैं या थोड़ा फैलती हैं या जो भी करती हैं। तो उसके कारण खूब सारी कोशिकाएं जब ऐसा करती हैं, तो जैसे मान लो मैंने यूं किया, है ना, मैंने ये, मेरा हाथ यूं था, मैंने यूं किया, तो यहाँ वाली जो कोहनी के आसपास जो पेशियां हैं वो क्या खिंच गई, और इधर वाली जो अंदर की तरफ वाली जो पेशियां हैं वो सिकुड़ गई, तो ये हाथ मुड़ गया। यूं समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो देखो हुआ क्या, दिमाग ने ऑर्डर किया, तंत्रिका कोशिकाएं ऑर्डर लेकर के गई आगे, और फिर जो हमारी पेशियां हैं उन्होंने अपनी आकृति को चेंज किया, तो मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया। लेकिन अब सवाल पैदा हो रहा है पादपों के लिए। भाई हमारे शरीर में तो दिमाग भी है, तंत्रिका कोशिकाएं भी हैं, मेरुरज्जु भी है, PNS भी है, और फिर उसके बाद मस्त वाली पेशी कोशिकाएं भी हैं, हड्डियां भी हैं, एकदम बढ़िया हो रखा है सारा काम। लेकिन यहां क्या है,
इन पादपों में क्या है, इनमें कैसे हो रहा है मूवमेंट, इसमें कोई दिमाग है, किसी कोई पेड़ देखा आपने, कोई दिमाग लेके घूम रहा हो कोई पेड़ है, नहीं है। तंत्रिका कोशिका है इसमें कोई, नहीं है। फिर आपने इसमें बताओ कोई ऐसे पेशी कोशिकाएं दिख रही है इसमें आपको, नहीं दिख रही साहब। दूसरी है पेशी कोशिका, हालांकि इतनी जैसे हमारे शरीर में अलग तरह की वैसी नहीं है, तो इतना ज्यादा विकसित तो नहीं है ये पादप, लेकिन फिर भी इसमें मोशन देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक वो होता है ना, वो जो ऐसे बंद हो जाता है प्लांट, वो भी देखना आप, वो इंसेक्ट को ऐसे पकड़ लेता है, जो भी छोटे छोटे टिड्डे होते हैं ना, कीट पतंगे, उस पर बैठते हैं तो वो बंद हो जाता है ऐसा करके। तो वो कैसे फिर ये मूवमेंट कर पा रहा है, ये छुई मुई का पौधा में ऐसा मोशन कैसा हो रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। तो यहीं से ही हमें बुक में समझना शुरू करना है, तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं अपन। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो यही लिखा है हमने कि देखो, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, उनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, और न ही पेशियां होती हैं। ये बात समझाने के लिए कि देखो पादप में ना तो पेशी है और ना ही तंत्रिका तंत्र है। हमने पहले ये समझा कि देखो हमारे अंदर दोनों है, तंत्रिका तंत्र भी है और पेशियां भी हैं, तो ये किताब में यूं समझा रखा है। फिर पादप पर चले और फिर बोला कि देखो पादप में दोनों ही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे हमको मिलेगा कि जो छुई मुई का पौधा है इसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहला हम ये जो पादपों में समन्वय है ना, ये दो तरह का है। पादपों में जो गति हम लोग देख रहे हैं वो दो तरह की है। तो उसमें से जो पहली तरह की गति है ना, वो क्या है, जैसे उदाहरण के लिए छुई मुई के पत्ते को छूते ही वो सारे पत्तों का बंद हो जाना, या मुड़ जाना, या मुरझा जाना एक तरह से, या छिप जाना। तो पहली तरह की वाली गति है। अच्छा, ये जो गति है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गति का, इस गति का संबंध पादप की वृद्धि से नहीं होता। भाई पादप बड़ा हो रहा है उससे इसका कोई संबंध नहीं होता, बस हुई और खत्म हो गई। जैसे हमारे शरीर में भी गति को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक गतियां तो वो हैं जिनमें क्या हो कि ना हमारी वृद्धि हो रही हो। जैसे मैं पैदा हुआ था तो इतना सा था, फिर लंबा होता गया, लंबा होता गया, मैं इतना बड़ा हो गया हूं आज। मेरा हाथ बचपन में इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो गया है मेरा हाथ। सही बात है। तो ये वाली जो गति है ये वृद्धि से संबंधित गति है। छोटे बच्चे की अंगुली इतनी सी होती है, वो इतनी बड़ी हो गई, देखो आज मेरी अंगुली। तो ये वृद्धि से संबंधित गति है। सही बात है। और दूसरी तरह की गतियां वो होती हैं हमारे शरीर में भी जो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, अभी से मेरी वृद्धि थोड़ी होगी। मैं चल रहा हूं यहाँ पे, मैं गाड़ी चला के आया हूं यहाँ पर, तो ये वृद्धि वाली गति नहीं है, इससे वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। तो वैसे ही पादप में है कि जो पहली गति है वो वृद्धि से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये देखो आप, ये कैसी गति है, वृद्धि से मुक्त गति है, इसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। और उदाहरण के लिए यही पौधा है हमारे पास में, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई फेवरेट हमारा। और भी ऐसे पादप होते हैं जिनमें और अलग अलग तरह की गति हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक फेमस ये वाला है तो ये बता रहे हैं आपको। दूसरी तरह की गति बहुत जाहिर है। तो कोई पादप में अगर हम देखें, जैसे हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है किसी नवोद्भिद का पादप में बदलना या पेड़ में बदलना कुछ समय बाद, या ऐसे लिखा हुआ है कि किसी बीज का अंकुरित होकर के कोई नवोद्भिद बनना। क्या मतलब है इसका कि कोई बीज है तो बीज का जर्मिनेशन होता है ना, अंकुरण जब होता है, प्रस्फुटित होता है जब बीज, तो उसमें से एक पादप निकलता है। देखा है आपने, छोटे छोटे ऐसे फोटोज देखे होंगे कि छोटा सा ऐसे बीज में से फूट करके पौधा उगता है जमीन में, तो वो फिर उगता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो पेड़ बन जाता है भविष्य में चल करके। तो ये कैसी गति है, ये वृद्धि से संबंधित गति है, या ये वृद्धि पर आश्रित गति है। मतलब ये गति जब होगी तो उस पादप की वृद्धि होगी, या पादप की जब वृद्धि होगी तो हमें ये गति होते हुए दिखेगी। तो देखो आप यहाँ पर, ये वाली गति कैसी है, हमारी वृद्धि पर आश्रित गति है, मतलब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। और ये देखो आप, एक अपन ने एग्जाम्पल के लिए फोटो भी ले लिए, बड़ी ब्यूटीफुल सी। तो ये बड़े प्यारे प्यारे फोटोज लाने में और ऐसे छुई मुई के पौधे लाने में टाइम लग जाता है तुम्हारे लिए, लेकिन लाएंगे अपन, और भी लाएंगे, टेंशन नहीं मतलब, ठीक है आप। इसके बाद अपन अब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि इन दोनों गतियों के बारे में पढ़ना है। वैसे हमारी बुक में कंबाइंड करके दे रखा है, और हमारी किताब में जो लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, उससे नोट्स बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए फिर हमें ना आपके लिए है ना, हम आपकी हेल्प के लिए हैं यहाँ पर। तो हम पढ़ रहे हैं समझते हुए ही, इनमें से अपन कोशिश करेंगे एक पोर्शन को आज थोड़ा कवर करेंगे, और जो दूसरा पोर्शन है जिससे खास करके वृद्धि संबंधित गतियां होती हैं, जिसमें हमें पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो हम क्या समझ रहे हैं, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, या क्या समझ रहे हैं हम लोग, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, मतलब उद्दीपन। तो उद्दीपन मैंने आपको पहले भी बताया है, या उद्दीपन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं
हिंदी में तो उद्दीपन है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्टिम्युलस। स्टिम्युलस मतलब क्या, बाहर से किसी ने कुछ किया और वो जो किया ना उसने, कीड़ा किया ना, वो ही स्टिम्युलस है, उद्दीपन है। समझना, मच्छर आया, मैं शांति से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं मच्छर से, यहाँ आके काट दिया उसने, तो जैसे ही मेरे को सुई चुभेगी ऐसे फट से हाथ चल जाए, तो उसने जो चुभाई ना सुई, वही उद्दीपन है। मतलब उसने उकसाया मेरे को, और फिर उद्दीपन के उत्तर में मैंने क्या कर दिया, क्रिया कर दी, प्रतिक्रिया कर दी मैंने, ऐसा बोलेंगे उसको। तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पहले हम वो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं या वो गति पढ़ रहे हैं जो कैसे हो रही है, उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया। मतलब बाहर से उद्दीपन हुआ और हाथों हाथ एक्शन हो गया, और आप नोटिस करोगे कि ऐसी जो गतियां हैं ना, वो कैसी हैं, आप यहां नोटिस करो कि ये वाली जो गति है ये वृद्धि से मुक्त गति है, इसका वृद्धि से कोई लेना देना ही नहीं है, ये पहले प्रकार की गति है। मतलब जैसे ये छुई मुई का पौधा है, आपने टच किया उस पादप को, फटाक से पत्तियां बंद होना चालू हो गई, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो छुआ उस पादप को, वो उद्दीपन है उसके लिए, स्टिम्युलस है, उस उकसाने वाला है उसको, और उसने क्या किया, फट से सारी पत्तियां बंद कर ली, और पत्तियां बंद करना क्या है, वो उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी क्रिया है। सही बात है। तो ये कैसी गति है, पहली बात हमें दिमाग में नोटिस करनी है, ये है हमारी वृद्धि से मुक्त गति, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, पहले प्रकार की गति। अब इसके थोड़े और पॉइंट्स को हम लोग समझ रहे हैं कि असल में फिर ये गति हो कैसे रही होगी। तो अब आप यहां पर एक बार ध्यान देना, इस फोटो में आप देख पा रहे हो, इस इंसान ने इस पत्ती को छुआ, यहां पर है। जैसे मैं अगर है ना थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ज्यादा आप लोग समझ पाओगे अच्छे से, कि है ना, ये मान लो, ठीक है, इसमें पत्ती यहां है, ये टहनी है हमारे पास में। अब हम पत्ती को कहां फिंगर से टच कर रहे हैं, हमारी इधर, ठीक है। लेकिन अब आप नोटिस करना ध्यान से, यहां पे मूवमेंट कहां हो रहा है, गति कौन से भाग में हो रही है, क्या गति इस भाग में हो रही है, इस वाले में नहीं, गति कहां पर हो रही है, आपको जानकर के खुद ही हैरानी होनी चाहिए, यहां हो रही है। ये जो सारी पत्तियां हैं ये बंद कहां पर हो रही हैं, तो आप नोटिस करोगे इस जगह से बंद हो रही हैं, जबकि टच हमने कहां किया, पत्ती को बाहर की तरफ किया है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं इससे क्या साबित करना चाह रहा हूं, मैं इससे एक बात साबित करना चाह रहा हूं, हमारी किताब इससे ये बात साबित करना चाह रही है कि पादप में हमने जहां छुआ और जहां पर गति हुई, वो दोनों जगह तो अलग अलग है। जैसे हमारे शरीर में मच्छर ने यहां काटा और मैं यहां से हाथ लेके गया उसको सजा देने के लिए, तो क्या हुआ, सूचना का प्रसार हुआ था मेरे शरीर में। मतलब मच्छर ने यहां से काटा था, तो वो इंफॉर्मेशन यहां से जाकर के मेरे मस्तिष्क में गई है, और फिर मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन मेरे इस हाथ में गई है, और इस हाथ को उठा के फिर यूं करने का ऑर्डर दिया गया है। तो मतलब क्या हो रहा है, शरीर में सूचना का संचरण हो रहा है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। क्लियर है। तो इसमें भी तो हो रहा है, अरे भाई इसमें भी हो रहा है, लेकिन फिर टेंशन में आ जाओ कि इसमें फिर कैसे हो रहा है, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, इसमें तो तंत्रिका कोशिका भी नहीं है, तंत्रिका तंत्र ही नहीं है, तो फिर इसमें कैसे हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो वही अब अपन समझ रहे हैं कि इसमें कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां देखो, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर हम छुई मुई के पौधे में होने वाली गति का उदाहरण लें, तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पौधे को जिस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के जिस भाग में गति होती है, जिस बिंदु पर हम छू रहे हैं और जिस भाग में गति हो रही है, वह दोनों बिंदु अलग अलग हैं। वो दोनों बिंदु कैसे हैं, डिफरेंट हैं। छू तो हम कहाँ रहे हैं, पत्ती पर, और गति कहाँ हो रही है, उसके नीचे जो हमारे पास में उसकी छोटी सी टहनी है उसके पास में गति हो रही है, ऐसा। तो ये पहले पॉइंट से हमें समझ में, हाँ का ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि पादपों में भी स्पर्श होने की सूचना का क्या होता है, संचरण होता है। देखो यहां पर लिखा है अपन ने कि पादपों में भी टच की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, उसका संचरण होता है। अब सवाल ये है कि सर होता कैसे है, ठीक है ये तो समझ में आ गया। तो देखो बहुत सिंपल है, पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए पादप किस चीज को काम में लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। किसको काम में लेते हैं, वैद्युत रसायन। मतलब एक तरह से देखो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहे हैं,
है ना। तो इम्पल्सिस मतलब क्या है, करंट के फॉर्म में जो है सूचना आगे जा रही है। तो वैसा ही कुछ हमारे इस पादप में हो रहा है, लेकिन पादप में क्या है, रसायनों की हेल्प से कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसा कुछ जा रहा है। मतलब देखो, वैद्युत रसायन का मतलब क्या होगा कि कुछ एक रसायन होंगे, समझना, ध्यान से समझना भाई। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश है, धनात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और रसायन का मतलब क्या है, रसायन, कोई केमिकल होगा। तो पादप में ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मान लो अगर धनात्मक रसायन ज्यादा यहां आ जाए, कोई रसायन ऐसा यहां आ जाए जिसके पास धनात्मक आवेश ज्यादा हो, तो इसका मतलब है मान लो बंद होना है पत्ती को, तो क्या करेगा पादप, उस रसायन को वहां भेज देगा, और बाहर से खतरा हो गया भाई साहब, सारी कोशिकाओं में भेज देगा धनात्मक आवेश वाले रसायन को। तो वो सब समझ जाएंगे, अच्छा खतरा हो गया, खतरा, बंद हो जाओ चलो, तो वो सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी। मतलब ये मैं आपको एक केवल उदाहरण दे रहा हूं कि ये इसका मतलब है कहने का। मतलब रसायनों की हेल्प से कुछ विद्युत जो आवेशों वाला सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर अपन पहुंचा पा रहे हैं। तो वैद्युत रसायन नाम के साधन का उपयोग करता है पादप ऐसा। और पादप के लिए ये फिर करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि रसायन है, उसको भेज दो, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से भेजा जा सकता है। पानी वानी तो वैसे भी जा ही रहा है, काफी सारी चीजें जा रही हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो ये भी चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि अंत में पादप कोशिकाएं गति करने के लिए जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। अंत में देखो क्या होता है कि ना, जो पादप की अलग अलग कोशिकाएं हैं भाई, रसायन इधर उधर हो गया, फिर क्या करता है पादप, जल की मात्रा में कमी कर लेता है। जैसे समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल मैं केवल दे रहा हूं कि मान लो यहां पर इस जगह पर कि ना जल ज्यादा भरा हुआ है कोशिकाओं में, इस जगह पर काफी सारा H2O है, पानी है, और काफी सारा भरा हुआ है, तो वो एकदम कड़क करके बैठा हुआ है ना, ऐसे ऐसे पत्ती खुली हुई है बढ़िया। अभी पादप क्या हो, जैसे ही रसायन आया कोशिका में, उसने बोला अरे भाई साहब पानी खाली, तो उसने क्या किया, वहां से पानी को खाली कर दिया। तो जब पानी को खाली कर दिया तो वो हिस्सा झुक गया नीचे की तरफ, मुड़ गया, मतलब एक तरह से खाली हो गया एक तरह से। तो उस कोशिका का क्या हो गया, आकृति चेंज हो गई, यूं समझना अपने को। कोशिका की जैसे ही आकृति चेंज हुई तो मूवमेंट जैसा उसको कराना था, जैसी गति करानी थी वो गति हो गई। तो हो देखो, आइडिया यही है कि जो हमारे शरीर में हो रहा है ना, वही पादप में हो रहा है। हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जो हमारे पेशी कोशिकाएं हैं उनकी आकृति चेंज हो जाती है, और यहां पे भी क्या है कि पानी की मात्रा कम या ज्यादा करके जो पादप है उसको चेंज कर देता है आकृति को। भाई देखो, डिटेल में जाना है तो जाया जा सकता है, लेकिन इससे ना इतना कोई खास बड़ा प्रश्न पूछा नहीं जाता टॉपिक से, तो इसलिए अपन फिर इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये वाला हमने कौन सी गति आज देखी, वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति। अब जो वृद्धि से संबंधित गति है उसमें हमें समझना रहेगा हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में समझना रहेगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें मेरे को आपको एक अनुवर्तन का टॉपिक बताना पड़ेगा और पादप हार्मोन का, तो उसको तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन अब भी हम लोग क्या ले रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। अरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात सुन लो कि अपने ना लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, अपने लाइव बैचेस भी चलते हैं जहां पर आप ना हमसे डायरेक्टली सामने के सामने क्लास में ही क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर बाद में अलग से भी क्वेश्चन कर सकते हो। और डेली मतलब वहां पर 5 सब्जेक्ट की लाइव होती है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथमेटिक्स और विज्ञान, तो 5 विषय, और वो सारे आप पढ़ सकते हो अपने घर बैठे बैठे। और उसकी फीस अभी मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो उसके लिए भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर मिल जाएगा, फ़ोन नंबर, आप वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर लो तो आपको सारी डिटेल उसकी भी मिल जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये किताब का ही प्रश्न है, पेज संख्या 132 का प्रश्न है। तो प्रश्न पहला कह रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर होता है, भाई से बताओ। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया हम सबको पता है क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या, जैसे मान लो किसी ने बुलाया, मम्मी बोले सुनता नहीं है, शर्म नहीं है, तो उछल के भाग जाते हैं अपन वहां से, होता है ऐसे, है ना, कि अरे मम्मी नहीं मैं जा रहा हूँ, मतलब एक होता ना यूं चौंक जाते हैं, तो वो अपने आप होता है, वो प्रतिवर्ती क्रिया है शरीर में। जैसे मान लो हम बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुत्ता भौ कर दे पीछे से, तो शरीर उछल जाता है, तैयार हो जाता है कि भागना है अभी यहाँ से, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, टहलना, कि शाम को निकल गए मम्मी के साथ खाना खा करके कि हाँ मम्मी बताओ क्या करना चाहिए फिर जीवन में, हाँ फिर क्या चल रहा है खानदान में, परिवार में, सब बता दो, तो टहल रहे हैं। दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो एक अंतर तो ये देखो समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि प्रतिवर्ती क्रिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ टहलने को कंट्रोल कर सकते हैं, तेज तेज भी टहल सकते हैं, दोस्तों के साथ हो तो, मम्मी के साथ हो तो धीरे धीरे भी टहल सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं इसको,
ठीक है। और बाकी इसके बीच में क्या क्या अंतर है तो वो देख लेते हैं एक बार अपन जल्दी से। तो ये रे हमारे पास में खूब सारे अंतर। तो पहला अंतर क्या है हमारे पास में कि प्रतिवर्ती क्रिया की उत्पत्ति जन्म के पूर्व और जन्म के बाद होती है। मतलब कहने का क्या मतलब, जन्म के बाद ऐसे नहीं समझना कि बाद में होती है, फिर तो जन्म के पूर्व मतलब हम पैदा नहीं होते ना, जब माता के गर्भ में होते हैं तभी प्रतिवर्ती क्रिया हमारे अंदर शरीर में आ जाती है। जैसे समझने की कोशिश करो कि है ना, एक छोटा बच्चा है, पैदा ही हुआ है अभी, अब उसको ना चूटी काटो यहाँ पे जाकर के, करना मत ऐसा, क्योंकि उसकी माता श्री जो है ना आपको थप्पड़ लगा के देगी। तो आप क्या करो, उसको ऐसा थोड़ा सा अगर दुख पहुंचाओगे तो कुछ चुभाओगे तो वो ना करके ऐसे करके रोने लग जाएगा। अब उसको कौन सा अक्ल है कि कोई चूटी काट रहा है, उसको तो चूटी की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, हिंदी में भी लिखना नहीं आता होगा, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि भैया नुकसान हो रहा है शरीर का, आ रही बात समझ में, तो वो रोने लग जाएगा। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है उसके लिए, जो कि उसने सीखी नहीं है। वो भी आंखें खोलेगा तो प्रकाश जैसे ही ज्यादा होगा तो उसकी पुतली छोटी हो जाएगी, ये प्रतिवर्ती क्रिया है उसके लिए, उसको उसने सीखा नहीं। तो मतलब हम कह रहे हैं कि ये प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये जन्म से पहले सीख जाते हैं और कुछ एक जन्म के बाद आती है। जैसे मान लो अभी कुत्ता आ जाए और भौंकने लग जाए उस छोटे बच्चे के पास में और उसको काट खाने की कोशिश करे, तो बच्चा तो भाग नहीं पाएगा, डरेगा भी नहीं, हो तो उसको पता ही नहीं कुत्ता कौन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं पता चलता है कि भाई साहब कुत्ता तो भौंकता है और काट भी लेता है। तो फिर क्या होता है कि ना धीरे धीरे हमारे शरीर में कैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं के और जो प्रतिवर्ती चाप है वो बन जाता है। मतलब मेरुरज्जु से टांगों के बीच का जो चाप है वो बन जाता है कि भैया जैसे ही कुत्ता दिखे गुस्से में है और भौंका है तो हम फट से भागना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है प्रतिवर्ती क्रिया जन्म से पहले ही शरीर में होती है और जन्म के बाद में भी और भी बनती है। और इस तरफ अगर अपन देखें टहलना, वॉकिंग, ये तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग सीख लेते हैं और ये कैसी है, पूरी तरह से ऐच्छिक क्रिया है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि टहलना तो पूरी तरह से ऐच्छिक क्रिया है। सेकंड क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया भाई साहब आनुवंशिक है। मतलब काफी हिस्सा तो आनुवंशिक हो गया कि जो भी पुराने हमारे मम्मी पापा, दादा नानी, चाचा, मामा जो भी हैं उन सब से हमारे शरीर में आया है प्रतिवर्ती क्रिया। पूरा जो भी उनका डीएनए है उसके कारण हमारे शरीर में आया है काफी सारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो तो। और जबकि ये आनुवंशिक नहीं होती, टहलना जो है आनुवंशिक नहीं होता। ऐसा नहीं बोलते कि मेरे दादाजी टहलते थे इसलिए मैं भी टहलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलते। हाँ ये हो सकता है कि उनसे हमने सीखा है, मतलब उनसे ही हमारे शरीर में, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी मर्जी से हो रहा है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं ये स्वतः होती है, इसका नियंत्रण नहीं कर सकते हम लोग, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण नहीं कर सकते। ध्यान से समझना आप इस बात को। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, जिस दिन हमने सोचना प्रारंभ कर दिया ना प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, काम खत्म हो जाएगा। बस आ रही होगी सामने से, रोड पे खड़े होंगे और सोच रहे होंगे ये तो बस लग जाएगी यार, तो फिर तो गए अपन काम से, फिर तो हट ही जाना चाहिए अपने को। तो वहां पे प्रतिवर्ती क्रिया अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कह रहे हैं टहलना जो है ना, टहलने में रोल एक बहुत बड़ा प्ले करता है कौन, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। क्यों, क्योंकि टहलते वक्त एक तो आपने देखा होगा वो नहीं होते लोग जो गाना गाते हैं कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मैं इस गाने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे लोग जो होते हैं पीने वाले लोग, उनकी पीने के बाद चाल जो है ना वो बिगड़ जाती है, ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं ऐसे चलते फिरते। तो ऐसा क्यों होता है, उनके अनुमस्तिष्क जो है ना, जो सेरेबेलम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो अल्कोहल है वो सेरेबेलम को जाकर के कंफ्यूज कर देता है, तो वो ना ऐसे तय नहीं कर पाता सेरेबेलम की भैया चलना कहाँ है, वो हिलते डुलते रहता है। फिर मतलब वो सीधी लाइन में तो चल ही नहीं सकते, वो इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे। क्लियर हो रही है ये वाली बात आपको। तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है क्या, टहलना। क्योंकि टहलने के लिए हमें शरीर के संतुलन को बनाए रखने की जरूरत होती है। और फिर यहां पर नीचे कह रहे हैं अपन प्रतिवर्ती क्रिया की तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ना, इसकी तीव्रता को परिवर्तित नहीं कर सकते। कहने का मतलब देखो समझना क्या है, जैसे ही प्रकाश एकदम से ज्यादा हो गया तो फट से पुतली आंखों की छोटी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कहें अरे धीरे धीरे छोटे हो गए इतना जल्दी क्या, नहीं, फट से आंखें बंद हो जाती जैसे प्रकाश ज्यादा हो जाता है। तो अपने आप खुलती नहीं आंख, थोड़ी देर आप करके देख लेना, फिर लगता है कि हाँ सेटलमेंट हो गया, अभी फिर धीरे धीरे आंख खुल जाती है। आप खड़े हो या जैसे मान लो ना कि आप कोई भी ऐसा काफी बार हो सकता है हमारे साथ में हुआ हो कि मान लो कोई बच्चा हमारे सामने कोई गिर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, फट से उठ के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। या कोई चीज अगर पड़ी है टेबल से गिर रही है तो फट से हाथ अपने आप ही चला जाता है उधर। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। और इसकी स्पीड को अपन कम नहीं कर सकते, जबकि जो टहलना है ना उसकी स्पीड को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, भाग सकते हैं तेज तेज, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, टहल सकते हैं, वो अपने ऊपर है।
ये जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है। प्रतिवर्ती क्रिया हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती तो हो सकता है कि आज कोई इंसान ही नहीं होता पृथ्वी पे। इंसान तो छोड़ो, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना वो भी नहीं होते। जैसे हिरण होता है ना, तो हिरण जब पानी पीता है ना, नदी का पानी पी रहा होता है कहीं जंगल में या कहीं पे लेक जो है उसके पास में, झील के पास में, तो हिरन का देखना एकदम चौकन्ना रहता है, एकदम चौकन्ना। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो बाघ है या जो शेर है, तेंदुआ है, ये जो ऐसे जानवर है मांसाहारी, वो धाक लगा करके बैठे होते हैं, छुप करके बैठे होते हैं कि जैसे हिरन वहां बैठ के शांति से अगर पानी पीने में 2 मिनट भी उसके अगर खो गया ना वो पानी पीने में, तो इधर से आके उसको भाग ले जाएगा, मार देगा उसको। तो क्या है प्रतिवर्ती क्रिया? हिरन पानी पी रहा होगा, एक मतलब गिलहरी भी पास में से गुजरेगी ना तो वो फट से तैयार हो जाएगा वहां से भागने के लिए। मतलब हल्का सा घास कहीं हिलेगी ना, उसकी आंख एक इस तरफ रहती है, एक इस तरफ रहती है, तो वो काफी बड़ा एरिया, लगभग मेरे हिसाब से 360 या शायद 300 डिग्री तक का एरिया कवर कर रहा होता है। तो वो जरा से भी कहीं से हरकत होती है ना तो वो फटक से भागने की वहां से तैयारी कर लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, प्रतिवर्ती जो क्रिया है, वो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है बहुत सारे जानवरों को। ठीक है? और जबकि इसके लिए हम कहें तो ये जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसके अलावा ये एक अन्य कार्य है। मतलब हम चाह रहे हैं तो हम चल पा रहे हैं, बाकी हाँ जीवन को सुरक्षा रखने में हेल्प तो कर ही रहा है कि अगर हम चल ही नहीं पाएंगे तो कभी मुसीबत होगी तो भागेंगे कैसे, यूं मान सकते हैं अभी अपन इस क्रिया के लिए। ठीक है, फिर बढ़ रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास में है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? अंतर्ग्रथन, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, र एक और आएगा यहाँ पर, तो इसमें एक र मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए, ऊपर भी आना चाहिए अंतर्ग्रथन के। ठीक है, अंतर फिर ग्रंथन होना चाहिए ऐसा, सिनेप्स। खैर इसको सिनेप्स ही बोलेंगे अपन, छोड़ो हिंदी को इतना नहीं उलझेंगे, सिनेप्स। तो सिनेप्स में क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो अंतर्ग्रथन है, जो सिनेप्स है, वो है क्या चीज? तो देखो समझो, बहुत सिंपल है, हमने समझा था, ये चित्र भी अपने को बुक में दे रखा है ये वाला। ये समझो कि क्या हो रहा है, या तो दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके बीच की बात कर रहे हैं अपन, या फिर क्या होता है कि एक जो तंत्रिका कोशिका है उसके जो हमारे पास में पीछे वाले जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, जो जहां पर खत्म हो रही है ना जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, तो वहां पर ऐसे हमारे पास में छोटे छोटे नॉव्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं, ये वाले। तो ये पेशीय तंत्रिका पेशीय संधि जो है हमें ये किताब में इस तरह से दिखा रही है। तो ये जो बीच का गैप है ना, उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? सिनेप्स। बहुत सिंपल है, एक तंत्रिका कोशिका की जो जानकारी जो है ना, वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के सिरों में कैसे जाती है? किससे होकर के जाती है? सिनेप्स से होकर के जाती है। और मैंने आपको बताया था यहां पर रोल प्ले होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कि बीच में कुछ एक रसायन होते हैं। तो क्या करते हैं, इस तंत्रिका कोशिका से सिग्नल को, सूचना को दूसरी तंत्रिका कोशिका तक ले जाने के लिए ये जो विद्युत आवेग है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, ये उस केमिकल्स जो होते हैं ना, केमिकल्स, उनमें कुछ गति छेड़ देती है। तो वो केमिकल्स कुछ एक फिर आगे जाते हैं और फिर वो केमिकल्स अगली तंत्रिका कोशिका में एक विद्युत आवेग पैदा करते हैं वापस से जाकर के। तो ये जो बीच की जगह है, इसी में ही क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, इसी को हम लोग सिनेप्स कह रहे हैं। तो यह विद्युत आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। ठीक है, तो अन्य कोशिकाएं कोई सी भी हो सकती है, एक कोशिका से, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना ले जा सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक जो तंत्रिका कोशिका है वो मान लो किसी पेशी कोशिका में सूचना ले जा रही है। जैसे मान लो दिमाग से जो तंत्रिका कोशिका आ रही है मेरी यहाँ पर, वो मेरे इस अंगुली पर ला रही है इंफॉर्मेशन को, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये इसको पकड़ लेती है ऐसा यहाँ पे। तो क्या हुआ कि तंत्रिका कोशिका जानकारी किसके लिए लाई? पेशी कोशिका के लिए लाई। ये कहना चाह रहे हैं, या और कोई कोशिका हो सकती है, या ऐसा, मतलब जो बीच में गैप है कुल मिलाकर के वही सिनेप्स है। और इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि यही सिनेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई अगर हमें अच्छी चीज, खुशी वाली पता चलती है तो हम खुश होकर डांस करने लग जाते हैं। और गुस्से वाले काफी लोग नहीं, डिप्रेशन में जाते जाते तो उनके न्यूरोट्रांसमीटर वो वाले ज्यादा काम कर रहे होते हैं जो नेगेटिव फीलिंग उनके शरीर में ला रहे होते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि ना न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे वाले बढ़ाने की दवाई देते हैं इंसान के शरीर में, ताकि जो एक सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रही है ना, वो पॉजिटिव वाले जो भी हमारे पास में आवेश हैं या जो भी रसायन हैं, उनको क्या करें, उनको थोड़ा सा एक्साइट कर दे, वो आगे जाएं तो खुश हो वो इंसान जो डिप्रेशन में आ रखा है। खैर इतना समझना हमारे लिए काफी है यहाँ पर। फिर इसके बाद में बढ़ रहे हैं अपन आगे।
थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट इज मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बोल बोल बोल, इसके लिए तो प्राइज मिलना चाहिए आप सभी को, इसके लिए तो सबको प्राइज मिलना चाहिए। कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन? बोलो, संतुलन तो आ गया तो काम ही खत्म हो गया। तो संतुलन तो अपना सेरेबेलम करता है। अभी अभी देखा ही था अपन ने कि मैं शराबी नहीं हूं, बट फॉर दोज हु आर शराबी देयर सेरेबेलम इज नॉट बैलेंस्ड, इज नॉट अंडर कंट्रोल्ड, इज डिस्टर्ब्ड। तो वो क्या करते हैं, चल नहीं पाते सीधे सीधे। तो हमारा उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा अनुमस्तिष्क, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। अब आप मेरे को खुद दिल पे हाथ रख करके बता दो। मेरा तो बायां इधर है, आपका जो दिल जहां पर भी है, वैसे दिल तो बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, तो यहाँ रख लो, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड दिल है। तो आप लोग ये देखो, जो अनुमस्तिष्क है वो किसका भाग है? दिल पे हाथ रख के बता दो, कौन से मस्तिष्क के कौन से हिस्से का भाग है? 3 हिस्से पढ़े थे अपन ने, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। वेरी गुड। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का भाग है हमारा अनुमस्तिष्क, पीछे की तरफ है, छोटा मगज इसको अपन स्मॉल ब्रेन इसको काफी बार अपन बोलते हैं। फिर इसके बाद ये इसका फोटो भी दिखाई दिया, लो चलो मैंने आपको यहाँ पर, ये रहा हाइंड ब्रेन, ये रहा हमारा अनुमस्तिष्क। यहाँ पे दिख पा रहा है सबको, ये पर्पल कलर में जो इस चित्र में हमने दिखाया है। तो चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कह रहा है हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा पाते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है, पूरा पूरा प्रोसेस समझाना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, जो अगरबत्ती की गंध को लाने वाले जो भी गैस के कण हैं वो हमारी नाक में आते हैं। वो क्या करते हैं, नाक में हमारे पास में क्या है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जिनको हम लोग ओडोरेंट रिसेप्टर्स बोलते हैं, या हिंदी में जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, घ्राण ग्राही। क्या बोलते हैं, घ्राण ग्राही। तो यहाँ पे घ्राण ग्राही है, यहां से वो जो खुशबू है या जो बदबू है, अभी अगरबत्ती है तो खुशबू कह लो, यहाँ फिर बदबू भी होती है, तो वो जो भी है वो यहाँ से ऊपर जाती है तंत्रिका कोशिकाओं से होकर के, और मस्तिष्क में अंदर हमारे पास में जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें एक हिस्सा होता है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अपनी किताब में नहीं दे रखा इसलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स। कुछ ऐसा विशिष्ट हिस्सा है जो गंध को पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो वहां वो सूचना जाती है, तो हम ये कह देंगे कि साहब अग्र मस्तिष्क में जाती है, या आप ये बोल देना कि मस्तिष्क में जाती है। घ्राण ग्राही से जो सूचना है वो तंत्रिका कोशिका से होते हुए कहां तक पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है। और मस्तिष्क में हम बोलेंगे जो अग्र मस्तिष्क है उसमें पहले से ही उस खुशबू की जानकारी मौजूद रहती है। जैसे खुशबू आई, मैं कहा वाह ये तो मोगरे की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई है साहब आपने, तो इसका मतलब मेरे मस्तिष्क में पहले से ही ये सूचना स्टोर हो रखी थी अग्र मस्तिष्क में, और स्पेसिफिकली उसमें भी किसमें, अग्र मस्तिष्क में, हम बोलते हैं सेरेब्रम में, प्रमस्तिष्क में सबसे पहले सूचना वहां से स्टोर हो रखी है। तो क्या हुआ, जो खुशबू गई तो उसको दिमाग ने पहचान लिया, प्रमस्तिष्क ने बोला अरे ये तो पहले से ही अपने पास में खुशबू, ये यही वाली है ना, बोला हाँ सेम एकदम, डीएनए कोड आ गया दोनों का, दोनों एकदम सेम है। तो बोला हाँ लो चलो इसको लॉक कर दो, फिर मैंने बोला हाँ मोगरे की सब, तो बहुत जल्दी हो गया हालांकि, लेकिन फिर इस तरह से अपन जो है उस खुशबू को पहचान लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है हमने, हम नासिका में स्थित घ्राण ग्राहियों ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स द्वारा अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। हमारी नाक के भीतर घ्राण ग्राहियों से उत्पन्न संदेश तंत्रिकाओं द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मतलब प्रमस्तिष्क तक पहुंचते हैं, आगे वाले हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां अगरबत्ती की गंध का ज्ञान पहले से ही संग्रहित होता है। संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, इसको छोटी की कर लेना आप मात्रा, संग्रहित रहता है। वैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का अगर यहाँ जो हमारे पास में ओल्फैक्टरी लोब्स हैं जो हमारे पास में अग्र मस्तिष्क में, उसका अगर जिक्र होता तो हम लिखते, लेकिन क्योंकि किताब में जिक्र नहीं है तो इसीलिए मैंने सीधा फिर यहाँ पर अग्र मस्तिष्क लिखा है, नहीं तो फिर वो भी अपन लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगरबत्ती आपके सामने अच्छी लगे तो निकाल करके सूंघ लेना, घर पे जला करके सूंघ लेना। चलो देखो अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है मेरे दोस्त? प्रतिवर्ती क्रिया में, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया बोले तो रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को बचपन से। क्यों? क्योंकि एक ये क्वेश्चन ऐसा है, कुछ ही क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी किताब में ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिनका उत्तर एक नहीं है हर जगह पे, थोड़ा अलग थोड़ा अलग थोड़ा अलग, काफी अलग उत्तर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो देखो हमने जितना पढ़ा है हमारी बुक में उसके हिसाब से अगर देखें तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका ही नहीं दे रखी है हमारी बुक में।
हमारी किताब में दे ही नहीं रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, वो भी किताब में नहीं दे रखा, अलग से हमने समझा है। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या कर रहा है, एक तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है और दूसरा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है। और साथ ही साथ में हम देखें तो सोचना, या जैसे हम कोई क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, या याददाश्त का जो रखने का काम है वो भी मस्तिष्क ही कर रहा है। तो ऐच्छिक अनैच्छिक तो कर ही रहा है। अनैच्छिक अपन ने देखा था मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे दिल का धड़कना हो गया, या थैलेमस हाइपोथैलेमस जो है, जैसे भूख लगना हो गया, पेट भरना हो गया, ये चीजें हम नहीं कंट्रोल करते, बट हाँ होती हैं। श्वसन हो रहा है तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हो रहा है। खून पूरे शरीर में बह रहा है तो वो बह रहा है, इनके कारण बह रहा है। दिल पंप कर रहा है खून को तो वो इनके कारण हो रहा है। तो ये सारा कौन कर रहे हैं, मेडुला कर रहा है या और अंग कर रहे हैं, मतलब हो मस्तिष्क में ही रहा है। लेकिन आप देखोगे ना, हमारी किताब में स्पेशली हमें बताया है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, उसके लिए हमारे शरीर में मेरुरज्जु है, स्पेशल स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था कि यार देखो क्या है कि ना, अगर जैसे मान लो कि मच्छर यहाँ काट रहा है और डेंगू वाला मच्छर है, या चलो मच्छर को छोड़ो, मैंने मच्छरों का बहुत एग्जांपल ले लिया, बस वाला एग्जांपल लो, मैं बस के सामने आ गया, रोड पे खड़ा हूँ मैं, बस अचानक से आ गई या साइड में मुड़ गई, अब मेरे को हटना है वहां से, यहाँ गाय भाग के आ गई बहुत हट्टी कट्टी मेरे सामने, मेरे को सींग मार देती तो मैं तो गिर ही जाता। या चलो गाय, गौ माता बहुत प्यारी है, वो नहीं आई, मान लो कोई और ऐसे बैल आ गया गुस्से में, उसको कोई मार रहा था, वो भागते भागते वो मेरे को कह रहा हट जा, नहीं तो उड़ा दूंगा मैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि मेरे को हटना ही पड़ेगा वहां से। अब अगर ऐसे में सोचना पड़ जाए कि इंफॉर्मेशन आंखों से दिमाग में जाए और मेरे को सोचना पड़े कि मेरे को क्या करना है साहब, तब तक तो वो उड़ा ही देगा मेरे को। तो इसीलिए सॉल्यूशन फिर ये किया गया कि कभी ऐसा कुछ खतरे का लग रहा है ना, तो उसको बिना सोचे ही परफॉर्म कर दो। तो बिना सोचे ही क्या, मेरुरज्जु ही टांगों वांगों को ऑर्डर देता है कि आप हटो यहाँ से, भागो पूरे शरीर को, बाद में सोचते रहेंगे। फिर दिमाग को लगता है हाँ ये हुआ था, वो टक्कर हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया सीधे सीधे तो कौन संभाल रहा है, मेरुरज्जु। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या दिमाग का कोई रोल ही नहीं है? नहीं, ये गलत है, फिर दिमाग का भी रोल है। तो देख लो कैसे होता है, क्या है, सीधे सीधे अगर हम कहें तो मस्तिष्क का प्रतिवर्ती क्रियाओं में कोई योगदान ही नहीं होता, अगर सरल शब्दों में सीधे सीधे कहूं जो बुक में हमें लिखा गया है। लेकिन सामान्यतः जो दैहिक प्रतिवर्ती क्रिया है ना, जो शरीर से इधर से जुड़ी हुई हैं, तो इनको संभालने का काम किसका होता है, मेरुरज्जु का होता है या स्पाइनल कॉर्ड का होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड एक ही बात है। तथापि इसके अलावा देखो, हम थोड़ा सा एक लाइन में समझा रहे हैं, जैसे सिर से जुड़ी हुई जो प्रतिवर्ती क्रिया है, गर्दन से जुड़ी हुई जो प्रतिवर्ती क्रिया है, या फिर धड़ की जो प्रतिवर्ती क्रिया है, धड़ मतलब ये हमारा जो पोर्शन है, यूं समझ लो आप, तो इसकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है, या थोड़ा ये जो पोर्शन है हमारे पास में, तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है कुछ एक ये मध्य मस्तिष्क से भी कंट्रोल होती है। समझ रहे हो आप इस बात को? सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु से नहीं होती, बट अगर हम हमारी किताब को देखें तो हमें लिख करके दिया है कि भैया बताओ क्या है हिसाब किताब। तो हम हमारी किताब के आधार पर तो कहेंगे कि देखो जो है मेरुरज्जु संभाल लेता है प्रतिवर्ती क्रिया, दिमाग का सीधा सीधा कहाँ योगदान है। और हाँ, बाद में फिर जो सूचना है वो तो वैसे भी दिमाग के पास जाती ही है। लेकिन आंसर ये है कि देखो काफी सारी प्रतिवर्ती क्रिया दिमाग भी देखता है, और कुछ एक प्रतिवर्ती क्रिया, ज्यादातर जो प्रतिवर्ती क्रिया बाकी शरीर से संबंधित है वो मेरुरज्जु संभाल लेता है। गरम गरम चीज को हाथ लगाया, ठक से हटा लिया, तो ये मेरुरज्जु संभाल लेता है, इसमें कोई ज्यादा पंगे वाली बात नहीं। दिमाग के पास सूचना चली जाती है कि हाँ गर्म चीज पे हाथ लगा था, हाथ जल गया, डॉक्टर के जाएंगे, पट्टी कराएंगे, फिर वापस से मस्ती करेंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, यही हिस्सा अपने को दिखा रखा है, ये रहा फोरबेन हमारा अग्र मस्तिष्क, ये रहा मध्य मस्तिष्क बीच में, और ये रहा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ये क्यों दिखाया मैंने आपको, मिड ब्रेन दिखाने के लिए, मध्य मस्तिष्क दिखाने के लिए कि एक छोटा सा नलिकाकार भाग है मस्तिष्क में बीच में, जिसको हम लोग कह रहे हैं मिड ब्रेन। तो एक काम करते हैं, अब आज की कक्षा में अपन इसको यहीं तक रखते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम क्या करेंगे कि जो पादपों की कैसी गतियां हैं, जो वृद्धि से संबंधित गतियां हैं, और जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है हमारे पास में ट्रोपिज्म का, या जिसको हम लोग अनुवर्तन कहते हैं, उसको समझेंगे हम लोग। जैसे गुरुत्वानुवर्तन क्या है या जलानुवर्तन क्या है। तो ये 2-3 हमारे पास में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उनको लेंगे। और पादपों में हार्मोन होते हैं कुछ एक, उनको ले लेंगे, समय मिलेगा तो थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे। फिर एक और वीडियो लेंगे, उसमें हम जो हमारे जंतुओं के शरीर में कुछ एक हार्मोन है उनको ले लेंगे और टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वृद्धि पर आश्रित गतियां आप देख लें, टॉपिक डाल लें अपनी कॉपी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।